नमस्कार, मैं नीरज विंडो सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्री औरबिंदो सोसाइटी द्वारा और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं एसटीएफसी बैंक। नवाचारों की इस कड़ी में हम आपसे पिछले 2 दिनों से सिक्किम के इनोवेटिव आइडियाज पर डिस्कस कर रहे हैं। सिक्किम के इनोवेटिव आइडियाज से मेरा मतलब है कि वो इनोवेटिव आइडियाज, वो नवाचार जो हमें सिक्किम के शिक्षकों द्वारा प्राप्त हुए, उन्होंने हमें क्या इनोवेटिव आइडियाज दिए, क्या केस स्टडी बनाई गई, ये सारी बातें मैं एक एक करके आपसे हर दिन एक केस स्टडी डिस्कस करते जा रहा हूँ। जिसमें आज हम जिस केस स्टडी की आपसे बात करेंगे उसका नाम है सामुदायिक सहभागिता या फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ये जो इनोवेटिव बुकलेट इस वक्त मेरे हाथ में है, इस पे अगर आप लोगो देखेंगे तो सिक्किम राज्य का आपको लोगो दिखेगा। इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे इनोवेटिव आइडियाज, ये सारे के सारे नवाचार सिक्किम राज्य के शिक्षकों द्वारा हमें प्राप्त हुए। क्या है वो इनोवेटिव आइडियाज, क्या है वो केस स्टडी, हम एक एक करके सारे इनोवेटिव आइडियाज पे आपसे चर्चा परिचर्चा करेंगे। हम इस इनोवेटिव आइडियाज के सफर पे आगे बढ़े उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पेन और कागज लेकर के या कॉपी लेकर बैठे। आपके मन में अगर कोई भी डाउट, कोई भी प्रश्न आता है इस केस स्टडी या फिर नवाचारों से संबंधित, या फिर ZIIEI मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव, या हिंदी में शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार से संबंधित, तो आप वो प्रश्न निश्चित तौर पर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वेबिनार के अंत में आपको समय दूंगा, जहां पे आपके मन में अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न हो तो आप अपने डाउट, अपने क्वेश्चंस, अपने प्रश्न मेरे साथ साझा कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर प्रश्न का उत्तर दूं इस नवाचार, इस प्रोग्राम से संबंधित। इसके अलावा अगर आपके कोई अनुभव, कोई एक्सपीरियंसेस हैं जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप देश भर के शिक्षकों तक अपने इनोवेटिव आइडियाज पहुंचाना चाहते हैं या फिर अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं, तो आप इस वेबिनार का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेरे माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से सारे उन शिक्षकों तक, सारे उन व्यक्तियों तक जो हमारा ये वेबिनार या तो जूम या तो फेसबुक या फिर यूट्यूब पे देख रहे हैं, उन तक अपनी बातें, अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। आप अपने प्रश्न या अपने अनुभव मेरे साथ दो में से किसी भी एक माध्यम से साझा कर सकते हैं। पहला माध्यम है कि आप फेसबुक में कमेंट बॉक्स से मुझे अपने प्रश्न या फिर अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप अगर जूम पे हमसे जुड़ना चाहते हैं, जहां आप सीधे तौर पर हमसे आमने सामने संवाद करना चाहते हैं, तो आपको फेसबुक के कमेंट बॉक्स पे एक लिंक दिखेगा, जूम का लिंक है, उस पे लिंक पे क्लिक करके आप सीधे तौर पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और हम आपस में या आप आमने सामने ये सारा डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर मैं आपके अनुभव प्राप्त कर सकता हूँ। आपके अनुभव प्राप्त कर निश्चित तौर पर हमें बेहतर महसूस होगा, पहला। दूसरा, हो सकता है आपके अनुभव, आपके एक्सपीरियंस से किसी शिक्षक को कुछ बहुत नया, कुछ अच्छी लर्निंग मिल जाए और उन्हें कुछ ऐसा मिल जाए जो खोज रहे थे और अपने विद्यालय में कुछ बेहतर करने के प्रयास के लिए उन्हें उस क्यों की जरूरत थी, जो आपका शायद अनुभव उन्हें प्रदान कर सके। इसी थॉट के साथ कि आप अपने प्रश्न या अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं या करें, हम आइए आगे बढ़ते हैं हमारी केस स्टडी की तरफ, जिसका नाम है सामुदायिक सहभागिता। सामूहिक सहभागिता एक नवाचार के तौर पे, एक केस स्टडी के तौर पे अगर आप देखते हैं तो आपको लगभग सारे राज्यों की नवाचार पुस्तिका में सामुदायिक सहभागिता एक केस स्टडी के तौर पे अवश्य रूप से मिलेगा। हाँ, इसके अंदर के जो नवाचार हैं वो विभिन्न हो सकते हैं, वो भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सामुदायिक सहभागिता एक केस स्टडी के तौर पे आपको लगभग हर राज्य के नवाचार पुस्तिका में मिलेगी। और उसका कारण है, उसका कारण ये है कि शिक्षक भली भांति जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं कि समुदाय का साथ कितना आवश्यक है अगर विद्यार्थी को बेहतर शिक्षा देनी है। तो यदि बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे का रुझान शिक्षा के प्रति बढ़ाना है तो, और क्योंकि कहते हैं ना कि शिक्षा एक त्रिभुज की भांति है, शिक्षा एक त्रिभुज की भांति है जिसकी एक भुजा अगर शिक्षक है, दूसरा भुजा विद्यार्थी, तो तीसरी भुजा शिक्षक है, और ये तो हम सभी जानते हैं।
कि एक भुजा या एक त्रिभुज कभी भी कंप्लीट, कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकता अगर उसकी तीनों भुजा आपस में ना मिल रही हो तो, और तीनों भुजा बराबर मिलके कार्य ना कर रही हो। सेम बात, ये एग्जैक्ट यही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि अगर शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक अगर एक साथ मिलकर कार्य नहीं कर रहे हैं तो ये शिक्षा रूपी त्रिभुज संभव नहीं। इस शिक्षा रूपी त्रिभुज का निर्माण तभी हो सकता है जब एक शिक्षक, विद्यार्थी एवं समुदाय या उसके अभिभावक एक साथ मिलकर एक उद्देश्य के लिए कार्य करें, और वो उद्देश्य होना चाहिए बच्चे की शिक्षा। और इसी थॉट के साथ सामुदायिक सहभागिता एक नवाचार, एक केस स्टडी के तौर पे आपको हर राज्य की नवाचार पुस्तिका में देखने को मिलेगा। मैं आपसे अगर ये कहूं कि अगर शिक्षा एक माध्यम है सकारात्मक एवं विकासशील समाज का, तो इस सामाजिक उत्थान का जो केंद्र है वो है विद्यालय। मैं रिपीट कर देता हूं ये बात कि अगर शिक्षा एक माध्यम है सकारात्मक एवं विकासशील समाज का, तो इस सामाजिक उत्थान का जो केंद्र है वो है विद्यालय। और इसीलिए ये जिम्मेदारी बन जाती है एक समाज की या एक समुदाय की कि वह अपने निर्धारित कार्य का, या अपना जो उसे कार्य निर्धारित है या वो विद्यालय का सहयोग है उसको भली भांति करे, पूरे तरीके से करे, जिससे बच्चा बेहतर तरीके से सीख सके, उसका इंटरेस्ट शिक्षा के प्रति बेहतर बन सके। क्योंकि शिक्षक कितना भी प्रयास कर ले, सच्चाई तो ये है कि बच्चा अपना ज्यादातर समय अपने घर में ही, अपने समुदाय में ही व्यतीत करता है। हो सकता है वो विद्यालय 4 घंटे, 5 घंटे या 6 घंटे के लिए आ रहा हो, लेकिन बचा हुआ पूरा समय, ज्यादातर समय वो अपने घर, अपने समाज, अपने समुदाय में ही गुजारता है। अगर माहौल बेहतर नहीं है वहां का, तो निश्चित तौर पर बच्चे के लिए सीखना थोड़ा सा दूभर हो जाता है। और अक्सर देखा गया है कि निरक्षर अभिभावक शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं, और क्योंकि कई बार अभिभावक स्वयं शिक्षा के महत्व को नहीं समझते, इसीलिए वो अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। शिक्षक का सारा प्रयास बच्चे के सीखने के स्तर को बेहतर करना, शिक्षा को रोचक बनाना, उपस्थिति एवं नामांकन दर को बेहतर करना, उसे इम्प्रूव करना, ये सब तभी संभव हो सकता है जब समुदाय का बेहतर या परस्पर सहयोग मिले। और जब समुदाय का बेहतर एवं परस्पर सहयोग मिलता है तो यकीन मानिए उस मोहल्ले, उस समुदाय, उस समाज, उस एरिया में शिक्षा देना बहुत आसान हो जाता है और बहुत बेहतर हो जाता है। ये इसी थॉट के साथ हमारे इनोवेटर्स ने कुछ इनोवेटिव आइडियाज दिए। मैं एक एक करके सिक्किम के टीचर्स के द्वारा दिए गए इनोवेटिव आइडियाज आपसे डिस्कस करूंगा। और पहला इस कड़ी में जो हम इनोवेटिव आइडिया डिस्कस करेंगे उसका नाम है होम विजिट। होम विजिट्स क्यों आया इनोवेटिव आइडिया, किस तरीके से टीचर ने इसको इम्प्लीमेंट किया, इसके क्या फायदे हुए, ये तीनों बातें मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करता हूं। शिक्षक ने कहा कि सर, हमारे यहाँ जो विद्यार्थी हैं या किसी भी स्कूल के विद्यार्थी की बात करें तो वो 4, 5 या 6 घंटे विद्यालय में व्यतीत करते हैं। अभी तो इसके विपरीत जो उनका सारा समय है, जो उनके 18, 20, 21 घंटे का समय है, वो उनके घर में व्यतीत होता है। और अगर विद्यार्थी के घर का माहौल ऐसा नहीं है जहाँ पे लोग शिक्षा के प्रति आकर्षित हो या इंटरेस्टेड हो, अगर अभिभावक बच्चों की शिक्षा के प्रति उदासीन है, शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं या उसकी शिक्षा को लेकर कितना ध्यान नहीं दिया जाता है, तो यकीन मानिए बच्चे के लिए फिर शिक्षा ग्रहण करना काफी मुश्किल, काफी दूभर कार्य हो जाता है। और टीचर ने कहा सर, ऐसी समस्या हमारे ग्राम में भी थी, हमारे समुदाय में जहाँ मैं पदस्थ हूँ वहां पे भी ये समस्या आ रही थी कि जो बच्चों के अभिभावक हैं वो शिक्षा को उतना महत्व नहीं दे रहे थे। अब क्योंकि बच्चा घर में ज्यादातर समय व्यतीत करता होता है, अभिभावक इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं उसकी शिक्षा के प्रति, तो बच्चे होमवर्क तक करके नहीं लाते।
टीचर ने कहा सर मैंने सोचा कि अगर बच्चों को विद्यालय से जोड़ना है तो सबसे पहले उनके अभिभावकों को भी विद्यालय से जोड़ना होगा, उन्हें ये बात समझानी होगी कि शिक्षा का महत्व क्या है। और इसी कारण से टीचर ने कहा कि सर मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी तरह अपनी तरफ से और परिश्रम करूं और मैं बच्चों के अभिभावकों से मिलूं, उनके घर जाकर मिलूं, और सिर्फ मैं अकेला ही क्यों, समाज के उस विशिष्ट व्यक्ति जो एक अच्छा स्थान रखते हैं लोगों की नजर में, जिनकी इज्जत और सम्मान है, ऐसे लोगों को भी जोड़ा जाए विद्यालय से, और ऐसे लोगों से अनुरोध किया जाए कि वो भी मेरे साथ ऐसे अभिभावकों के घर चले जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं या फिर उदासीन है अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर। और इसी थॉट के साथ टीचर ने समुदाय के, गांव के उन व्यक्तियों से बात की, उदाहरण के तौर पर सरपंच हो गए, कोई ऐसे व्यक्ति जिनका समाज में बेहतर महत्व है, लोग इज्जत करते हैं, कोई ब्लॉक से भी ऐसे सरकारी व्यक्तियों को लिया जा सकता है, या कोई ऐसे बड़े किसान हैं जिनकी बात लोग सुनते हैं, या मीडिया मीडिया इत्यादि से कोई व्यक्ति हैं जो इंटरेस्टेड है बच्चों की शिक्षा को लेकर, या फिर जो एसएमसी है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसके कोई व्यक्ति हैं, इनको शिक्षक अपनी इस योजना के बारे में बताते हैं, इनको बोलते हैं कि हमें अभिभावकों के घर चलना है, और क्योंकि समाज में आपका एक महत्वपूर्ण स्थान है तो मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ इस योजना में या इस क्रांति में शामिल हो और हम चलें और साथ में चलकर अभिभावकों को समझाएं। यदि हम साथ में चलकर अभिभावकों को समझाएंगे तो मुझे यकीन है कि फिर अभिभावक मना नहीं कर पाएंगे और अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, क्योंकि तब अभिभावक निश्चित तौर पर शिक्षा के महत्व को समझे। इसके तहत शिक्षक योजना बनाने के बाद ऐसे अभिभावकों की लिस्टिंग करते हैं या ऐसे बच्चों की लिस्टिंग करते हैं जो बच्चे विद्यालय नहीं आते। अब ऐसे बच्चों के अभिभावकों से संपर्क किया जाता है, या तो फोन आदि के माध्यम से कर सकते हैं, या बच्चों से संदेश भिजवाया जाता है कि हम इस निश्चित तिथि को आपके घर आना चाह रहे हैं, आप बताएं कि आप उस दौरान उपस्थित रहेंगे या नहीं। अभिभावकों से परमिशन लेकर के अब फिर शिक्षक डिसाइड करते हैं। होम विजिट की एक ऑब्जर्वेशन की सीट होती है, जिससे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेट है, पेरेंट का नाम है, विद्यार्थी का नाम है, किस टाइम पे विजिट करना है, स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर है, ठीक है। उसके बाद उसके घर में एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब माहौल कैसा है, वातावरण कैसा है पढ़ाई को लेकर के, सैनिटेशन है क्या बच्चों के लिए या बालकों के लिए, सैनिटेशन मतलब उनके लिए शौचालय जाने की व्यवस्था है अथवा नहीं। इसके अलावा किचन की अगर बात करें तो बच्चे का डेली डाइट कितना है, वो खाना खाता है नहीं खाता है, किस प्रकार का खाना खाता है, और इसके बाद हाइजीन की अगर बात करें तो साफ सफाई का माहौल उसके घर में है या नहीं। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे। ये आपको एक चार्ट दिख रहा होगा जो टीचर ने बनाया, जिसको होम ऑब्जर्वेशन सीट उन्होंने नाम दिया। मतलब जो बच्चे के घर गए वहां पे उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या पाया, ये सारी चीजें की एक शीट बनाई टीचर ने। इसके अलावा एक टीचर ने टाइम टेबल वाला शेड्यूल भी बनाया कि हमें किस अभिभावक के घर किस वक्त जाना है। छुट्टी के उपरांत टीचर एक ऐसा समय निकालते हैं जहां पे समुदाय के उन व्यक्तियों को भी बोला जाता है कि आप इस समय पहुंचे, हम इस व्यक्ति के घर में, इस अभिभावक के घर में जाएंगे। उस दौरान उन अभिभावक के घर जाते हैं टीचर्स, और टीचर्स उन बच्चों के माता पिता को समझाते हैं कि विद्यालय उन्हें अपने बच्चे को क्यों भेजना चाहिए। इसके अलावा जो समुदाय के विशिष्ट व्यक्ति हैं वो भी अभिभावक को समझाते हैं कि उन्हें अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजना चाहिए, या विद्यालय का क्या महत्व है, और बच्चे को अगर वो विद्यालय नहीं भेज रहे हैं तो इससे क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और इसके क्या क्या हानि। इसी के साथ साथ शिक्षक मुआयना करते हैं बच्चे के स्टडी वाले एरिया का, कि अगर बच्चे के लिए बच्चा पढ़ता है तो कहाँ बैठ के पढ़ता है, उसके लिए एक सेपरेट माहौल है या बेहतर वातावरण है उसके पढ़ने के लिए या नहीं। साथ में अगर पढ़ रहा है तो रोशनी की वहां पे क्या व्यवस्था है, रोशनी की डायरेक्ट व्यवस्था है या नहीं। अगर नहीं होती तो अभिभावक को बताते हैं कि आप इस एरिया पे बल्ब लगा सकते हैं, जिससे बच्चे की आंखों को पे ज्यादा बाहर ना पड़े,
और उसके लिए बेहतर पढ़ाई का माहौल बने। इसके अलावा शिक्षक बच्चे के खान पान के बारे में भी पूछते हैं कि बच्चे को खाना इत्यादि क्या दिया जाता है, आप खाने में उससे क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हैं। फिर शौचालय आदि के बारे में भी पूछते हैं और बतलाते भी हैं कि अगर शौचालय है तो उसका इस्तेमाल कीजिए और नहीं है तो शौचालय बनवाइए, सरकार उसके लिए योजना लेकर के आई है स्वच्छ भारत निर्माण के अंतर्गत, जिसके तहत शौचालय सरकार स्वयं बनवा करके दे रही है। इसके अलावा बच्चों को किचन में, जैसे मैंने कहा, डेली डाइट के बारे में भी टीचर बताते हैं कि खान पान का सीधे तौर पर असर करता है हमारे स्वास्थ्य पे। और हम कहते हैं ना कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। अगर बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो निश्चित तौर पर दिमाग भी उसका ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। और साफ सफाई, रख रखाव इत्यादि सारी जानकारी भी अभिभावक को दी जाती है शिक्षक और समुदाय के उन विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा। अभिभावक जब उन विशिष्ट व्यक्तियों को और शिक्षक को अपने घर आता हुआ देखता है तो अभिभावक को स्वयं एहसास होता है कि मैं अपने बच्चे को विद्यालय ना भेजकर गलती कर रहा हूँ। क्योंकि अगर समुदाय के समस्त विशिष्ट व्यक्ति एवं शिक्षक स्वयं मेरे घर आ रहे हैं इस बात को कहने की मुझे अपने विद्यालय को, अपने विद्यार्थी को विद्यालय भेजना चाहिए, तो निश्चित ही विद्यालय का कोई ना कोई महत्व तो अवश्य है। शिक्षक ने कहा सर मुझे इससे फायदा ये हुआ कि अब अभिभावकों ने इस महत्व को समझा, और जब अभिभावक महत्व को समझ जाते हैं विद्यालय के तो स्वयं अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं। अब बच्चे जो एब्सेंट रहते थे, अब्सेंटिज्म बच्चों का कम होता है, बच्चों की अनुपस्थिति दर में कमी आती है, बच्चे ज्यादा से ज्यादा उपस्थित होते हैं। घर पर भी जब बच्चा जाता है तो अभिभावक से पढ़ाई के लिए बोलते हैं कि पढ़ो, और ध्यान देते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है अथवा नहीं। तीसरा, जब बच्चों को एक बेहतर माहौल मिलता है बैठ के पढ़ने के लिए, लाइट इत्यादि की प्रॉपर व्यवस्था उसके पास होती है, तो उसका मन ज्यादा देर तक पढ़ाई में लगता है। चौथा, बच्चा अगर शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ है तो उसका दिमाग भी ज्यादा शार्प, ज्यादा बेहतर होता है, और बच्चा विद्यालय भी अब, क्योंकि बीमार नहीं होगा तो ऑब्सेंट नहीं होगा, और विद्यालय भी अब ज्यादा आता है। तो ऐसी कई सारी चीजें सिर्फ एक छोटे से शिक्षक और समुदाय के द्वारा जो विजिट हुई उससे इतने बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। टीचर ने कहा सर मुझे थोड़ी सी मेहनत अवश्य करनी पड़ी, लेकिन इसके परिणाम मेरे लिए बहुत बेहतर हुए। और अब मेरे विद्यालय में जो हमें सहभागिता नहीं प्राप्त होती थी अभिभावकों की, अब अभिभावकों की सहभागिता भी हमें बराबर मिलती है। अभिभावक स्वयं इंटरेस्ट लेने लग गए हम धीरे धीरे बच्चों की पढ़ाई में, और इस छोटे से स्टेप से मुझे लगता है कि बहुत बेहतर परिणाम हमें हमारे मोहल्ले, हमारे समुदाय में देखने को मिल रहे हैं। धीरे धीरे वो अभिभावक जो स्वयं उदासीन थे अपने बच्चों को विद्यालय भेजने में, जब वो देख रहे हैं कि उनके साथी अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे हैं जो पहले नहीं भेजते थे, तो इस साइकोलॉजी का असर दूसरे अभिभावकों पे भी पड़ता है, और वो अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को विद्यालय भेजना भी प्रारंभ कर देते हैं। ये था पहला इनोवेटिव आइडिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा प्रयास जरूर है कि अभिभावकों के घर जाना पड़ता है शिक्षक को, लेकिन यकीन मानिए जब वो बच्चा डेली स्कूल आएगा, हर दिन उसकी उपस्थिति रहेगी, जब वो पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा, जब बच्चा होमवर्क करके लाएगा, अपने गृह कार्य को पूर्ण करके लाएगा, तो आपने जो मेहनत की है इसका फल आपको स्वयं ही बहुत मीठा लगेगा। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है यूनाइटेड वी स्टैंड। मतलब हम एक हैं या एकता में ही शक्ति। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, ये फ्रेज हम सब ने, या ये कहावत हम सब ने बहुत बार सुनी होगी, या एकता में ही शक्ति है हमने सुनी होगी। भारत के लिए भी कहा जाता है कि देश की विशेषता अनेकता में एकता। तो हम सब जानते हैं कि एकता में ही शक्ति है। और टीचर ने कहा कि सर मेरे यहाँ समस्या ये थी, खासतौर से हमारे सरकारी स्कूलों में एक समस्या ये हो जाती है कि हमारे पास फंड की कई बार इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं होती, इसकी वजह से कई सारी छोटी मोटी चीजें विद्यालय में प्राप्त नहीं हो पाती है, विद्यालय में नहीं रहती, और इसके वजह से पढ़ाई पर सीधे तौर पर असर पड़ता है।
पर यदि समुदाय विद्यालय के साथ कंधे पे कंधा मिलाकर के खड़ा हो जाए, विद्यालय समुदाय के रख रखाव पे बेहतर तरीके से ध्यान दे और समुदाय प्रॉपर तरीके से शामिल हो सके विद्यालय के साथ, विद्यालय में आ रही छोटी मोटी चुनौतियों को तो फिर ऐसे ही दूर किया जा सकता है। और कहते भी है ना कि स्वस्थ समुदाय में ही स्वस्थ विद्यालय का की परिकल्पना की जा सकती है और स्वस्थ विद्यालय से ही स्वस्थ समुदाय का निर्माण होता है। दोनों ही जब समुदाय और विद्यालय एक दूसरे के पूरक हैं, तो क्यों ना दोनों एक साथ एक उद्देश्य के लिए काम करें। और जब बेहतर विद्यालय होगा तो निश्चित तौर पर बेहतर समुदाय होगा, और अगर समुदाय बेहतर है तो निश्चित तौर पर विद्यालय भी बेहतर होगा। टीचर ने कहा सर मेरे यहाँ समस्या ये थी कि बहुत सारी छोटी मोटी चुनौतियों से पार पाने के लिए हमें काफी अथक परिश्रम करना पड़ता था। मैंने सोचा कि किस प्रकार से समुदाय को शामिल किया जा सकता है, जिससे ये छोटी मोटी जो मुसीबतें जो दिक्कतें आती हैं विद्यालय में, इनके लिए बहुत परेशान न होना पड़े और जो शिक्षा है वो निर्विवाद रूप से बेहतर तरीके से लगातार चल सके। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि सर हमने एक कमेटी बनाई, हमने गांव के लोगों से बात की। ये पेरेंट टीचर मीटिंग मतलब अभिभावक शिक्षक बैठक के दौरान हो सकता है, या फिर जब ग्राम सभा लगती है उस दिन शिक्षक सभी समुदाय के व्यक्तियों को संबोधित कर सकते हैं। शिक्षक ने कहा कि सर मैंने उन्हें बताया कि ये विद्यालय भी आपका है, आप ही के बच्चे पढ़ते हैं, ये सब ये विद्यालय शिक्षा का एक मंदिर है जिसके रख रखाव की जिम्मेदारी हम सभी अभिभावकों की है, और इसके लिए जो भी थोड़ा बहुत प्रयास करना पड़े उसके लिए हम सबको करना चाहिए। हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, और अगर बच्चों के लिए बेहतर माहौल होगा, उन्हें बाकी चीजों में अगर परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, तो यकीन मानिए उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ शिक्षा में होगा, और इससे बच्चों के जो परिणाम है, जो शैक्षिक परिणाम है, वो भी बेहतर होगा। टीचर ने इस कम्युनिटी को इसमें, या समुदाय को इसमें इन्वॉल्व किया, शामिल किया, और अब जैसे विद्यालय में जो छोटी मोटी समस्याएं आ रही थी उसको ऐसे ही दूर किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं कुछ समस्याएं गिना देता हूँ। टीचर ने कहा कि सर हमारे विद्यालय में पानी की बड़ी समस्या है। कई बार जो बोरवेल है उससे पानी निकलना बंद हो जाता है, जैसे ही पानी का लेवल डाउन हुआ तो उस बोरवेल से पानी निकलना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से मध्याह्न भोज बनाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। टीचर ने कहा कि सर हम हर हफ्ते या हर महीने इसकी मीटिंग करते हैं अभिभावकों के साथ। हमने जब मीटिंग में बताया कि ऐसी समस्या है, तो जो गांव की माताएं थी उन्होंने कहा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम एक काम करेंगे कि सुबह जब बच्चे स्कूल आते हैं तो हम 1 लीटर पानी बच्चों के साथ भिजवा दिया करेंगे। अब इससे बोझ भी नहीं पड़ा, हर परिवार को सिर्फ 1-1 लीटर पानी देना है, और अगर 50 विद्यार्थी हैं विद्यालय में तो 50 लीटर पानी विद्यालय में इकट्ठा। हर पेरेंट को, हर अभिभावक को सिर्फ 1-1 लीटर पानी देना है। बच्चा अपने बैग में 1 लीटर वाटर की बोतल या 1 लीटर पानी की बोतल लेके आएगा, और अब कक्षा में 50 लीटर पानी रोज हो रहा है। आप सोचिए कितना छोटा सा तरीका, और मध्याह्न भोज में जो पानी की समस्या थी उससे चुटकियों में पार पा लिया गया। ऐसे एक अभिभावक विद्यालय ने समस्या बताई कि विद्यालयों को कला में या आर्ट एंड क्राफ्ट जिसको हम बोलते हैं उसमें बड़ा उत्साह आ रहा है। बच्चे बड़ी क्रिएटिव चीजें बनाते हैं, बहुत रचनात्मक चीजें बनाते हैं, और अगर बच्चों को इसका प्रोत्साहन मिले तो बड़ा या बहुत फायदा होगा। ये प्रोत्साहन अगर मिलता है तो हम सब प्रयास करते हैं बेहतर और बेहतर करें। प्रोत्साहन किसी प्रेरणा से कम नहीं होता। टीचर ने कहा कि सर मेरे यहाँ बच्चे बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो कबाड़ आदि हैं उनसे बहुत तरीके से नए नए खिलौने, नए नए डिजाइन इत्यादि बनाते हैं। तो मेरे मन में एक ख्याल आया, मेरे मतलब शिक्षक के मन में एक ख्याल आया कि सर मैंने सोचा क्यों ना एक मेले का आयोजन किया जाए, एक इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया जाए, जिसमें या ऑर्गेनाइज किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जिसमें हम गांव के अभिभावकों को बुला सके और बच्चे अपनी प्रदर्शनी लगा सकें। और ऐसी प्रदर्शनी के लिए कई सारी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के तौर पे टेंट हो गया, चेयर हो गया,
टेबल हो गई जिसमें बच्चे अपनी प्रदर्शनी लगाएं इत्यादि, पानी की व्यवस्था हो गई। टीचर ने कहा सर जब हमने ये बात समुदाय के सामने रखी तो समुदाय के व्यक्तियों ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे यहाँ से कुर्सियां मिल जाएंगी, दूसरे व्यक्ति ने कहा मेरे यहाँ से त्रिपाल मिल जाएगी जिसको आप टेंट के तौर पर लगा सकते हैं, तीसरे व्यक्ति ने कहा कि मेरे यहाँ से कुछ टेबल इत्यादि मिल जाएंगे, और एक व्यक्ति ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं पानी की व्यवस्था कर दूंगा। इससे फायदा ये हुआ कि अगर विद्यालय कर रहा होता या कोई एक व्यक्ति कर रहा होता तो उसमें बहुत भार पड़ता। अब सब व्यक्तियों ने जिनके पास जो चीज उपस्थित है, जिस वस्तु की उपलब्धता जिनके पास है, उन्होंने उस अनुसार अपने जिम्मे में वो या अपने कंधों पे उसकी जिम्मेदारी उठा ली। अब धीरे धीरे सारे लोगों ने अपने अपनी जो उनके पास वस्तुएं थी वो विद्यालय को उपलब्ध करा दी, और बड़ी आसानी से जो ये प्रदर्शनी थी, बाल मेला था, इसको लगाया जा सकता। इसके साथ ही स्कूल में एक बात उठी, टीचर ने कहा कि हमारे विद्यालय की जो दीवार है, बाउंड्री वॉल है, वो टूट गई है। इससे दिक्कत ये होती है कि कई सारे बच्चे मध्याह्न भोज के बाद गेट को तो हम बंद कर देते हैं, लेकिन पीछे से जो दीवार टूटी हुई है इसमें से निकल के भाग जाता है। अभिभावकों को लगता है कि बच्चा स्कूल गया हुआ है, और पर बच्चे होता क्या है कि स्कूल तो आते हैं लेकिन बीच में आधे टाइम में ही मध्याह्न भोजन करने के बाद चले जाते हैं, और इस कारण से कई सारे बच्चे नदी तालाब इत्यादि में तैरते हुए या उनके किनारे बैठे बागीचों में घूमते हुए और दिखते हैं, और ऐसी स्थिति में बच्चे कई बार बुरी संगत का शिकार बन जाते हैं। एक अभिभावक ने कहा, जो राजमिस्त्री थे, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ सीमेंट और रेत की व्यवस्था कर दीजिए, मैं कल शाम को जब अपना काम करके आऊंगा तो मैं सीधे विद्यालय आ जाऊंगा और मैं यहाँ पे जो बाउंड्री वॉल है उसको बेहतर कर दूंगा, उसे बना दूंगा, उसे रिपेयर कर दूंगा। और हुआ भी ऐसा ही, सीमेंट और रेती की व्यवस्था कर दी गई थी विद्यालय के द्वारा। जो अभिभावक थे एक बच्चे के, उन्होंने, जो राजमिस्त्री थे, उन्होंने बाउंड्री वॉल बना दी। अब इससे फायदा क्या हुआ? पहला कि अब बाउंड्री वॉल बन चुकी है, अभिभावक ने उसके लिए कोई धनराशि नहीं ली, उन्होंने श्रमदान कर दिया, और अब विद्यार्थी विद्यालय से भाग करके नहीं जा पाते हैं, जिससे बुरी संगति का शिकार नहीं होते। जब बच्चा क्लास में बैठेगा तो कुछ ना कुछ तो सीखेगा। आइए बढ़ते हमारे अगले इनोवेटिव आइडिया की तरफ। जैसे मैंने कहा कि बहुत छोटी छोटी चुनौतियां थी। अब एक विद्यालय के तौर पे एक शिक्षक के लिए इनसे पार पाना हो सकता है मुश्किल भरा, एक चुनौती भरा काम हो सकता है, कार्य हो सकता है, लेकिन जब समुदाय इसमें शामिल हो जाता है, जब समुदाय विद्यालय के एक अंग, एक हिस्सा के तौर पे कार्य करता है, तो यकीन मानिए बहुत सारी चुनौतियां चुटकियों में हल हो जाती हैं, और विद्यालय के लिए एक बेहतर माहौल, बेहतर वातावरण का सृजन होता है, और विद्यार्थी बहुत आसानी से, आप सिर्फ और सिर्फ, और विद्यार्थी क्यों, शिक्षक भी, ये दोनों ही सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे केंद्रित रहते हैं, और वो है शिक्षा। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है मातृ संघ या मदर्स क्लब। जैसा मैंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन और स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इंग्लिश में कहते हैं कि हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। टीचर ने कहा कि सर कई बार अभिभावकों की शिकायत रहती है, ये ऐसा कहना रहता है कि विद्यालय में जो मध्याह्न भोज है वह अच्छा नहीं दिया जाता या वो बेहतर नहीं होता। टीचर ने कहा कि सर मैंने सोचा कि क्यों ना गांव की महिलाओं को, गांव बच्चों की माताओं को आमंत्रित किया जाए विद्यालय में, जिससे वो स्वयं मध्याह्न भोज को देख सकें, वो स्वयं चख भी सके और बता सके कि मध्याह्न भोज में क्वालिटी है अथवा नहीं, और अगर कहीं सुधार की कुछ आवश्यकता है तो वो भी दे सकें। उन्होंने कहा सर इसके दो रीजन थे। पहला रीजन तो ये कि जो कई सारे अभिभावकों के मन में ये बात थी कि मध्याह्न भोज का जो भोजन होता है वो पौष्टिक नहीं रहता या वो बेहतर नहीं दिया जाता है, और साफ सफाई के लिए साथ नहीं दिया जाता। और दूसरा, उन्होंने कहा सर
मैं गांव की महिलाओं को भी वो सम्मान देना चाहता था, उन माताओं बहनों को भी सम्मान देना चाहता था कि उन्हें महसूस हो कि उनका भी समाज में एक महत्वपूर्ण दर्जा है, वो भी एक इम्पोर्टेंस इस समाज में, इस समुदाय में करते हैं। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि सर हम क्या करते हैं, हम हर पेरेंट की चार्ट बनाते हैं और हम बच्चों के हाथों भिजवा देते हैं उनकी माताओं बहनों को कि कब उन्हें विद्यालय आना है। हर हफ्ते में एक एक दिन का शेड्यूल किया जा सकता है क्योंकि मध्याह्न भोज से रोज ही बनता है, और हर हफ्ते कोई किसी दूसरे बच्चे की माँ विद्यालय आती हैं, वो मध्याह्न भोज वाले जो एरिया है वहां पे जाती हैं, देखती हैं कि मध्याह्न भोज में क्या क्या बनाया जा रहा है, साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं, खाना पौष्टिक है या नहीं, तो खाने को चखती भी है और इसमें अगर कुछ सुधार की गुंजाइश होती है तो सुधार की गुंजाइश को भी बताती है। इसे इनविटेशन के द्वारा किया जाता है, बच्चों के द्वारा इनविटेशन भेजा जाता है और औरतों की टीम बनाई जाती है जिसको क्लब या संघ का नाम दिया, मातृ संघ का नाम दिया जाता है। और ये विद्यालय के साथ विद्यालय की कमियां निकालने के लिए नहीं बल्कि विद्यालय में अगर कुछ सुधार की कहीं गुंजाइश है तो उसके लिए काम करता है। और ये दोनों क्लब एवं विद्यालय या संघ एवं विद्यालय एक साथ मिल करके कार्य कर रहे होते हैं। इससे बच्चों के जो खान पान है वो बेहतर होता है। माताएं बहनें अगर देख रही हैं बच्चों की कि बच्चा कौन सा खाना नहीं खा रहा है, बच्चे खाना फेंक रहे हैं, तो बच्चों को उस डाइट के महत्व के बारे में भी समझाते हैं, उन्हें बताते हैं कि बच्चा ये खाना या ये सब्जियां खानी चाहिए। ये था तीसरा इनोवेटिव आइडिया। आइए बढ़ते हैं चौथे इनोवेटिव आइडिया की तरफ जिसका नाम है पीएलसी या प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी। ये नवाचार आया क्यों, आइए थोड़ा सा इसकी समस्या की बात कर लेते हैं कि आखिर जरूरत क्या थी इस नवाचार। टीचर ने कहा कि सर विद्यार्थियों में कई बार करियर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर के जानकारी का अभाव होता है। उदाहरण के तौर पे अगर बहुत सारे हम एरियाज की बात करें, खासतौर पे जो ग्रामीण परिवेश है वहां पे हम बात करें तो बच्चे 3-4 पेशे को ही जानते हैं। अगर आप मेरे ही बचपन में बात करोगे तो मैं भी शायद 3-4 ही पेशे जानता था, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और कलेक्टर, है ना, और पुलिस, यही पेशे हम जानते थे। इसके अतिरिक्त बहुत सारे पेशों के बारे में जानकारी ही नहीं होती थी कि आप फैशन डिजाइनर भी बन सकते हो, आप मॉडलिंग के फील्ड में भी अपना भविष्य बना सकते हैं, आप सिंगर बन सकते हैं, आप म्यूजिशियन बन सकते हैं। इन बहुत सारे पेशों के बारे में जानकारी नहीं होती बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चा बनना तो कुछ और चाहता था लेकिन क्योंकि उससे जानकारी नहीं थी, उस जानकारी के अभाव के कारण बच्चा उस क्षेत्र में अपना भविष्य नहीं बना पाता। टीचर ने कहा कि सर इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने जो इनोवेटिव आइडियाज दिया है उसका नाम है प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी, जिससे बच्चे बहुत क्षेत्र में अपना या विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बना सकें। किसी बच्चे को हो सकता है फोटोग्राफी में इंटरेस्ट हो सकता है तो उसमें अपना करियर बना सकता है। तो कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां बच्चे अपना भविष्य निर्माण कर सकते हैं, भविष्य बना सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए टीचर ने सोचा कि क्यों ना मैं समुदाय के उन व्यक्तियों को इसमें शामिल करूं जो विभिन्न क्षेत्रों से है और उनको बुला करके बच्चों को उनके पेशे की जानकारी दी जा सके। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे बात करूं, एक शिक्षक निश्चित तौर पर विभिन्न पेशों के बारे में, विभिन्न व्यवसायों के बारे में बताते हैं, लेकिन अगर कोई पुलिस का व्यक्ति है, कोई एसएचओ है या कोई सब इंस्पेक्टर है जिसने वो परीक्षा पास करी हुई है पुलिस की, तो निश्चित तौर पर उसे, या फिजिकल टेस्ट क्लियर किया हुआ है तो निश्चित तौर पर उसे और बेहतर जानकारी होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, प्रायोगिक ज्ञान होगा उससे। तो टीचर जब बच्चों को किसी पेशे के बारे में बताते हैं, बताने से पहले वो उस पेशे से जुड़े हुए व्यक्ति से संपर्क करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया किसी एसआई का, एसएचओ का या टीआई का। टीचर उनके पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि सर मैं कल बच्चों को पुलिस के पेशे के बारे में बताना चाह रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ,
मैं उन्हें ये बताने जा रहा हूँ कि कितनी अ, तन्मयता से आप दिन भर 365 दिन देश की सेवा में खड़े रहते हैं, आप दिन रात कुछ भी नहीं देखते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, दिवाली, दशहरा कुछ भी हो, आप लगातार अपनी सेवा में जुटे हुए रहते हैं। तो मैं बच्चों को कल पुलिस के पेशे में किस प्रकार से जाएं, कैसे पुलिस भर्ती हूँ, उस पेशे के बारे में बताना चाह रहा हूँ। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन मेरा अनुरोध ये है कि अगर आप बच्चों को बताएं कि किस तरीके से इस पेशे में या इस पुलिस के यूनिफॉर्म में वो आ सकते हैं, कैसे उन्हें सम्मानित वर्दी प्राप्त हो सकती है, किस प्रकार से उन्हें फिजिकल टेस्ट की तैयारी करनी है, अगर उन्हें पढ़ाई के लिए तैयारी करनी है तो किस चीज में तैयारी करनी है, अगर ये जानकारी आप देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएंगे तो बच्चे और बहुत प्रभावित होंगे आपसे। अब शिक्षक हूं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कोई व्यक्ति, जब शिक्षक इस प्रकार से अनुरोध करेंगे कि आप मेरे विद्यालय में आए और विद्यार्थियों को इस पेशे से जुड़ी जानकारी दें, तो क्या कोई व्यक्ति मना कर पाएगा क्या? कितना भी बिजी होगा, वो आधे घंटे के लिए अपने समय अवश्य निकालेंगे और विद्यालय आएंगे। ऐसे ही कोई रिटायर्ड फौजी हैं या कोई वर्किंग फौजी हैं विद्यालय या समुदाय के हैं और वो आए हुए हैं, तो शिक्षक उनसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही डॉक्टर, कोई बैंक का मैनेजर, कोई किसान जो बेहतर तरीके से नए नए तरीके से नवाचारों का इस्तेमाल करते हुए बहुत बेहतर तरीके से खेती कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी बुलाया जा सकता है। तहसीलदार हो गए, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गए, इत्यादि व्यक्तियों को बुला करके शिक्षक बच्चों को विभिन्न पेशे से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं। फिर वकील हो गए, वकील को बुला सकते हैं, डॉक्टर को बुला सकते हैं। अब कैसे वकील बच्चों को, मान लीजिए किसी वकील और पुलिसमैन को बुलाया, तो वो बता सकते हैं कि इस पेशे में आप किस तरीके से जुड़ सकते हैं, क्या क्या लाभ है, किन किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। आर्मी और पुलिस की भर्ती में मेडिकल फिजिकल की बात करें तो फिजिकल को का किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके से डॉक्टर बता सकते हैं कि हमें किस तरीके से स्वस्थ अपने शरीर को रखना है, खान पान पर ध्यान देना है, किस तरीके से हमें अपने हाथ बराबर धोना चाहिए, हमें नहाना बराबर चाहिए, नाखून इत्यादि हमारे कटे हुए रहने चाहिए। डॉक्टर ये सारी जानकारी बच्चों को देते हैं या दे सकते हैं। कोई मूर्तिकार है, कोई कलाकार है, तो वो बच्चों को जानकारी दे सकता है किस प्रकार से आप कलाकृति या मूर्तियों को और बेहतर तरीके से तराश सकते हैं और किस तरीके से आप अपना इसमें भविष्य बना सकते हैं। इन सारे जो गेस्ट हैं, जो अतिथि हैं, जब वो विद्यालय आते हैं तो विद्यार्थियों द्वारा निर्मित एक कार्ड अथवा अथवा पुष्प गुच्छ अथवा विद्यार्थियों के द्वारा ही बनाए गए कबाड़ आदि के माध्यम से कुछ खिलौने, कुछ टॉय, कुछ विभिन्न कलाकृतियां इन अभिभावकों को, इन गेस्ट को दी जाती है, इन सम्मानित अतिथियों को दी जाती है। और बच्चों को भी मौका दिया जाता है कि उनके मन में कोई विचार है तो वो शिक्षकों से ये, और वो शिक्षकों के साथ साथ जो ये विशिष्ट व्यक्ति इनके साथ भी साझा करें, या बच्चों के मन में यदि कोई प्रश्न है तो ऐसे प्रश्न भी निश्चित तौर पर बच्चे पूछ सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे पहला फायदा तो ये कि जो विशिष्ट व्यक्ति हैं समुदाय के, वो विद्यालय से जुड़ते हैं। दूसरा फायदा ये कि विद्यार्थी को विभिन्न पेशों, विभिन्न प्रोफेशंस, विभिन्न व्यवसायों के बारे में भी जानकारी मिलती है। बच्चे में जीवन कौशल का विकास होता है, बच्चे की जीवन जो पद्धति है वो बेहतर होती है, बच्चे को जीने के विभिन्न विभिन्न तरीकों के बारे में पता चलता है। उसे पता चलता है किस प्रकार से उसे अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, किस प्रकार से अगर वो अपना भविष्य किसी क्षेत्र में बनाना चाहता है तो अपना भविष्य बेहतर तरीके से बना सकता है। तो ये विभिन्न नवाचार थे जो सामुदायिक सहभागिता नवाचार या केस स्टडी के अंतर्गत मैंने आपसे डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये नवाचार पसंद आए होंगे। छोटे छोटे से एफर्ट है, बहुत छोटा सा हमारा एक कदम भी कई बार बहुत बेहतर, बहुत बड़े परिणाम लाता है। और इसका सीधे तौर पे उदाहरण है छोटे छोटे से 4 इनोवेटिव आइडियाज, 4 नवाचार जो मैंने आज आपके साथ साझा किया, आपके साथ। अगर आपके मन में इन नवाचारों से, इस केस स्टडी से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपके कोई अनुभव है जो आप मेरे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप अपने अनुभव भी हमारे साथ निश्चित तौर पर साझा कर सकते हैं। और सिर्फ हमारे साथ ही क्यों, इस वेबिनार के माध्यम से आप
उन सभी शिक्षकों तक जो हमसे जुड़े हुए हैं, या फिर वो फेसबुक हो, जूम हो या यूट्यूब हो, आप उन तक अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे कुछ क्वेश्चन आए हैं। जी बताएं। तो सबसे पहला है, व्हाट हैपेंड टू टीचर्स इनोवेशन अवार्ड, नाउ ट्रेनर्स आर मूविंग, वी कैन कम न्यू दिल्ली टू कलेक्ट अवार्ड। मतलब क्या हम दिल्ली आ सकते हैं अवार्ड लेने के लिए? ओके, तो नाम बताएंगे प्लीज मैम। उद्दुमई बालकृष्णन। बालकृष्णन मैम है सर। बालकृष्णन उद्दुमई मैं ओके, बालकृष्णन सर, नमस्कारम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा दैट आप बिल्कुल आ सकते हैं TIM इनोवेटिव अवार्ड्स के लिए। अगर आपने अपने इनोवेटिव अवार्ड्स के लिए जो नॉमिनेशन है वो भेजे हैं, अपने नवाचार भेजे हैं, अपने इनोवेटिव आइडियाज भेजे हैं, और वो सिलेक्ट होते हैं, तो आपको हमारी तरफ से कॉल आ जाएगा हमारी टीम के द्वारा। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहूंगा कि टीचर इनोवेशन अवार्ड जो होते हैं, अभी तो जैसे पेंडेमिक है कोविड-19 की वजह से हम सब जानते हैं, तो अभी तो अवार्ड हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मार्च के दौरान हम ऐसा फंक्शन अवश्य तौर पे करेंगे जहां पे हम टीचर्स को रिवॉर्ड करवाएंगे, रिकॉग्नाइज करवाएंगे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, जो पहले MHRD मिनिस्टर थी, उनके द्वारा। और उन सभी शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। हाँ, वे जो है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन की परिस्थिति कैसी होती है आगे चलकर, अगर कोविड-19 इसी तरीके से रहा तो हो सकता है कि हम इतनी बड़ी गैदरिंग जैसे हम करते थे कि पिछले साल हमने 1500 से अधिक शिक्षकों के साथ सेशन किए, जिसमें हमने विभिन्न कई सारे मंत्रियों को, सेंट्रल मिनिस्टर्स को इनविटेशन भेजा और वो आए। तो हो सकता है हम उस तरीके से ना कर पाए, लेकिन हम सम्मानित जरूर करवाएंगे, वो फिजिकल या ऑनलाइन दोनों में से किसी भी माध्यम से हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कोई तो बताएं। विवेक कुमार जी का क्वेश्चन है, आर अशोक सर जी लाइव नहीं आए? विवेक कुमार जी, नमस्कार सर। बिल्कुल, अशोक सर आज लाइव नहीं आए क्योंकि उन्हें कुछ और भी काम थे, तो किसी और काम में व्यस्तता के कारण वो आज लाइव नहीं आ पाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि कल वो आप सबके साथ सेशन, या परसों आपके सबके साथ वो चर्चा परिचर्चा कर रहे होंगे। मुझे अच्छा लगा कि आप उनका वीडियो देखते हैं और उन वीडियो से हम सबको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू। अगला है संतोष चंद्र तिवारी जी का क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन यू आर एन ट्रेन वॉलंटियर, योर ट्रेन वॉलंटियर इज बेटर देन अ ट्रेन टीचर? संतोष सर, नमस्कार। मेरा बिल्कुल भी ये उद्देश्य नहीं है, और हम बिल्कुल भी ये नहीं मानते कि हम या हमारा कोई भी ट्रेनर किसी शिक्षक से ज्यादा बेहतर हो सकता है। हम एक ट्रेनर हैं, आप शिक्षक हैं, आप समाज को बेहतर बनाने का कार्य करते हैं। हम किसी भी तरीके से, और अंश मात्र भी हमारा कहीं से कहीं उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है, और ना हो सकता है। मैं आपको गारंटी के साथ बताना चाहता हूं कि हम इस दौड़ में शामिल हों कि हम अपने आप को, एक ट्रेनर को, शिक्षक से बेहतर बताना चाहते हो। बिल्कुल किंचित मात्र भी हमारा उद्देश्य नहीं है, ना हो सकता है। हम तो बस जो एक उद्देश्य के लिए, इस देश को बेहतर बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास का एक हिस्सा बनना चाह रहे हैं। बस हमारा उद्देश्य आपसे कंपटीशन का नहीं, बल्कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक उद्देश्य के लिए, जो महान उद्देश्य देश को बदलने का आप कर रहे हैं, उसका हिस्सा बनने का है। बस। अगला क्वेश्चन है दीप्ति बिष्ट जी का, सर इनोवेशन सबमिशन की डेट निकल गई है क्या? आइडिया इनोवेशन सबमिशन मैम, बिल्कुल भी आइडिया इनोवेशन सबमिशन की डेट नहीं निकली है। आप अपने आइडियाज हम तक पहुंचा सकती हैं दीप्ति मैम, नमस्कार। आप अपने आइडियाज बिल्कुल हमें भेज सकती हैं। उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको करना क्या होगा। पहले तो हम फिजिकल तौर पे भी आइडियाज कलेक्ट कर लेते थे, लेकिन कोविड-19 के कारण या इस पेंडेमिक के कारण आप आइडियाज हमें ऑनलाइन सीधे तौर पे भेज सकते हैं। वेबसाइट आपको कमेंट बॉक्स पे भी मिल जाएगी, मैं बोल भी देता हूँ, www.ziei.com पे अपने आप जैसे ही विजिट करेंगे, आपको एक पॉपअप आएगा। उस पॉपअप पे सबमिट का एक ऑप्शन आएगा, वहां पे आपको डिटेल्स भरनी है और आप अपने आइडियाज सबमिट कर सकती हैं। हमारे प्रतिनिधि आपसे निश्चित तौर पर संपर्क करेंगे आपके आइडियाज को करने के बाद। और एक और क्वेश्चन है, लाइक अभी तक नहीं मिली, लास्ट वीक भी आपके
आपने यही पूछा था, लिंक नहीं मिला। लिंक या कुछ भी, पर हमने इस तरह का क्वेश्चन ओके, दिया। नाम बताएंगे प्लीज। दीप्ति मिश्र जी ने। दीप्ति मैम, आपने कहा लिंक नहीं मिला हुआ है। लेकिन लाइक अभी तक आपने जो पूछा होगा स्टार्टिंग में, वो लास्ट वीक भी आपने पूछा होगा, वो अभी तक नहीं हुआ। दिखाइए थोड़ा सा क्या क्वेश्चन है। ओके, आपने शायद लाइक लिखा हुआ है, आई गेस ये लिंक ही होगा मैम, की लिंक अभी तक नहीं मिला है। आई एम सो सॉरी अगर लिंक अपडेट नहीं हुआ लास्ट टाइम। मैं इंश्योर करूंगा अपनी टीम से कि राइट नाउ, राइट अवे आपको लिंक जूम का शेयर कर दिया जाए। और नेक्स्ट सेशन के लिए अगर लिंक आप बोल रही हैं तो जूम की एक आईडी है, वो कॉमन आईडी है मैम, उस आईडी को आप सेव करके रख लीजिएगा। और हमेशा वही आईडी सारे उस पे काम करती है, सेशन पे काम करती है। तो उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, लिंक अभी जूम की आईडी की आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे, आप सीधे तौर पे जूम से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोनों ही लिंक मैंने आपको बता दिए। आप उस लिंक को जरूर कॉपी करके सेव कर लीजिएगा नोट्स में, अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे। और जब भी आपसे को ज्वाइन होना हो, हमसे कनेक्ट होना हो, आप उस लिंक को एंटर करेंगी और आप सीधे तौर पे हमसे जुड़ जाएंगे। और कोई प्रश्न है? आप सबके प्रश्नों के लिए और मुझसे इस वेबिनार पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम हृदय से आभारी हैं आप सबके कि आप इस उद्देश्य में, जिसमें आप प्रणेता हैं, आप सबसे आगे हैं, हम आपके साथ कदम ताल करता हुआ चलने का प्रयास कर रहे हैं, चल रहे हैं। और अगर किसी के मन में बिल्कुल भी, जैसे सर ने क्वेश्चन पूछा कि आप ट्रेनर से, टीचर से बेटर हैं, बिल्कुल भी इस रेस का हिस्सा नहीं है सर। इसी उम्मीद के साथ कि आप जब अपने विद्यालय जा रहे हो तो इन नवाचारों को अपने विद्यालय में कम से कम एक नवाचार जो आप जैसे शिक्षकों के द्वारा ही दिए गए हैं, आप अवश्य रूप से क्रियान्वित करेंगे। मैं धीरेन्द्र आज आपसे विदा लेता हूँ, कल फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।